नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं एक पहली इंफॉर्मेशन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ पहली बार। तो आज मैं बात करूँगा फ़िलॉसफ़ी के बारे में। फ़िलॉसफ़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन। तो आपने ये वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या चीज़ है आज थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। फ़िलॉसफ़ी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, फ़िलॉसॉफ़ी जिसका मतलब होता है लव फॉर विजडम। तो इसका जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन यदि मैं बोलूँ तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी। तो इसमें हम सच्चाई की हम गहराई में जाके, किसी भी चीज़ की गहराई में जाके हम सच्चाई को देखते हैं, उसी को ही फ़िलॉसफ़ी बोलते हैं। और हिंदी में बात करूँ तो दर्शन मतलब होता है देखना, और किस चीज़ को देखना, सत्य को देखना, तो वही फ़िलॉसफ़ी है। तो अब मैं बात करूँगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी हमारे लाइफ में। फ़िलॉसफ़ी हमारे लाइफ में इसलिए ज़रूरी है। पहली बात तो फ़िलॉसफ़ी का जो तरीका होता है किसी भी चीज़ की रियलिटी को जानने का, वो होता है लॉजिक और रेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग से ही हम किसी चीज़ की रियलिटी को जान सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ की रियलिटी को नहीं जान पाएंगे, खुद को नहीं समझ पाएंगे, इस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा जीवन व्यर्थ है बिना फ़िलॉसफ़ी के। अब फ़िलॉसफ़ी की मैं ब्रांचेस की बात करूं तो ब्रॉडली अगर मैं कैटेगराइज करूं तो एक होती है इंडियन फ़िलॉसफ़ी, एक वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात मैं कभी और डिटेल में करूँगा। कुछ जो ग्रेट वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि सोक्रेटिस जो सबसे पुराने ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। और उनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। इन तीनों का आपने नाम सुना होगा। और उसके अलावा रेन डिकार्ट और इमैनुअल कांट, ये जो मोस्ट फेमस वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं वो मैंने बताया। तो इसके बारे में डिटेल में आपको कभी और बताऊंगा। इसके वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के लिए एक बुक है जो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जिनको फ़िलासफ़ी समझनी है तो कि फ़िलासफ़ी क्या है एक्चुअल में, तो उसके लिए मैं ये बुक बताऊँगा, सोफीज़ वर्ल्ड। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है सोफीज़ वर्ल्ड, जोस्टिन गार्डर के द्वारा। तो इसमें जो है सारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र जो हुए हैं मेन सबकी इसमें समरी है, सबका इंट्रोडक्शन और सबका बहुत अच्छे और रोचक तरीके से इसमें बताया गया है। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और अब मैं आता हूँ इंडियन फ़िलासफ़ी के ऊपर, जो कि अपने आप में सबसे पुरानी और सबसे वास्ट मानी जाती है। तो इंडियन फ़िलासफ़ी की बात करने से पहले मैं आपसे धर्म के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि धर्म और फ़िलासफ़ी यानी कि धर्म और दर्शन में बहुत वो है ओवरलैप। बिना दर्शन के धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मैं धर्म की बात करता हूँ कि धर्म क्या है एक्चुअल में। जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे भारत में जितने भी धर्म हुए हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिख धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, तो ये धर्म एक्चुअल में क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि धर्म जो है वो किसी भी फ़िलासफ़ी पे बेस्ड होता है, किसी दर्शन पे आधारित होता है। धर्म के अंदर बिलीफ भी होते हैं, रिचुअल्स भी होते हैं और फ़िलासफ़ी भी होती है। तो जो मेन जो धर्म का आधार होता है वो फ़िलासफ़ी होती है। और जैसे कि हमारा जो वैदिक धर्म है वो हमारे वेदों की फ़िलासफ़ी पे आधारित है, और वेदों की फ़िलासफ़ी को बोलते हैं वेदांत, जो उपनिषदों में है। तो उपनिषदों की फ़िलासफ़ी जो है उसी को वेदांत बोलते हैं। और जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उनकी जो फ़िलासफ़ी है शून्यवाद, बुद्धिज़्म फ़िलासफ़ी जो है, स्यादवाद जो जैनिज़्म फ़िलासफ़ी है, तो ये सब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये तो प्योरली फ़िलासफ़ी पे बेस्ड हैं।
इसमें ज़्यादा रिचुअल्स और उनकी तो ज़्यादा बात होती नहीं है। और हमारा जो हिंदू धर्म है उसकी बात करूँ तो ये मिक्सचर है, इसमें फ़िलॉसफी तो है ही, लेकिन आजकल जो प्रचलित हिंदू धर्म है उसमें फ़िलॉसफी, दर्शन को पीछे छोड़ दिया गया है। दर्शन के बारे में लोग नहीं जानते, लोग जो है वो पौराणिक धर्म को फॉलो करते हैं जो माइथोलॉजी और रिचुअल्स के ऊपर बेस्ड है। अब माइथोलॉजी क्या होती है? माइथोलॉजी होती है जो एक इमेजिनेशन, एक फिक्शन, एक इमेजिनेशन के बेस पे हम कोई फिक्शन, एक स्टोरी बनाते हैं कल्पना करके अपना, तो वो सब माइथोलॉजी होती है। तो अभी हम जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो वो सब पुराण में जो हमारे 18 पुराण हैं, पुराण का जो रिचुअल्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। तो वो सब पौराणिक हम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध, जो सनातन धर्म जो बोला जाता है वो वेदों पर आधारित है। और वेदों में के 2 प्रमुख पार्ट जो है, पहला पार्ट है पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा है जो है वो रिचुअल्स जो है, उस समय के जो रिचुअल्स थे जो उस समय के लिए बहुत ज़रूरी थे, जो यज्ञ वगैरह, और जो उस समय जो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे कि अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, नदियों की, पहाड़ों की। तो उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, हम उस समय बारिश और ये जो पूरा मेट्रोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, जो क्लाइमेट है, इसके बारे में साइंटिफिक डेटा नहीं था। तो उस समय हम इन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करके, और उस समय के लोग अपना काम चलाते थे, कई सारी उसमें सुविधाएं होती थी उनको। लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूं तो उन सब रिचुअल्स का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन उस समय की जो दर्शन है वो सबसे उच्च दर्शन माना जाता है, जो कि मैंने बताया आपको वेदांत है। अब वेदांत के भी पार्ट हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सब। तो अब मैं मेन जो हमारे इंडियन फिलोसोफर है, जो हमारे भारतीय दर्शन के जो प्रमुख दार्शनिक हैं, वो उनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। सबसे जो प्रसिद्ध है वो तो मैं गौतम बुद्ध की बात करूँगा सबसे पहले। सिद्धार्थ गौतम, जो 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के थे। जो बुद्धिज़्म फिलॉसफी है वो वहीं से आई है। और महावीर जैन, जो जैनिज़्म जो धर्म है, महावीर जैन जो है 24वें तीर्थंकर थे, तो उन्हीं से जैनिज़्म फिलॉसफी आई है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। और अब मैं अगर वैदिक धर्म की बात करूं, जो वेदांत की मैंने बात करी, वेदांत के लिए जो सबसे शीर्ष नाम माना जाता है वो आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में। तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया, और उन्होंने, उनकी कमेंट्रीज थी, हमारे जो सूत्र, ब्रह्म सूत्र हुआ, हमारे उपनिषद हुए, हमारे श्रीमद् भगवद गीता जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदू में, तो उसके ऊपर उनकी कमेंट्रीज थी कई सारी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, और उसको बहुत अच्छे से सरल भाषा में उन्होंने समझाया, आदि शंकराचार्य। और उसके बाद रामानुजाचार्य की बात करूँगा मैं। रामानुज जी 11th और 12th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किया। विशिष्ट अद्वैतवाद का एक प्रकार है जिसमें, अच्छा सबसे पहले अद्वैतवाद के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म, यानी कि सब कुछ एक ही है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, बाकी सब जो जगत है वो मिथ्या है, तो वही जो एक्चुअल रियलिटी है वो ब्रह्म है, तो वो एक ही है, उसको अद्वैत बोलते हैं। और विशिष्ट अद्वैतवाद का कंसेप्ट ये है कि सब कुछ एक है, लेकिन वो उसका एक गुण है कुछ, यानी कि जो हम इंडिविजुअल सोल्स जो हैं वो उसी के पार्ट हैं, उसी ब्रह्म के, और उसी में जाके उनको विलीन होना। तो ये एक पार्ट है, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसका मुझे भी मतलब इसका डिटेल में नहीं पता, लेकिन एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया। और उसके बाद मैं बात करूँगा, उसके बाद मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूँगा, जो अभी लेटेस्ट 19वीं शताब्दी में जो आए थे, जिस आपने सबने उनका नाम सुन रखा है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुज़्म को रिवाइवल किया, यानी कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसको जो लोग भूल चुके थे, जिसका दर्शन लोग बिल्कुल भूल चुके थे, उसको रिवाइव किया, उसको दोबारा से
वो किया, और उसका प्रचार उन्होंने वेस्ट में शिकागो में जाके, इंग्लैंड में, लंदन में और अमेरिका में जाके उन्होंने प्रचार किया, और लोगों ने काफ़ी उसको समझा और काफ़ी सम्मान दिया। तो उन्होंने भी वही अद्वैतवाद का ही प्रचार किया उन्होंने, वेदांत का। तो ये सबसे, जो मैंने नाम लिए, ये सबसे महान हमारे भारतीय दार्शनिक थे, जिनके ऊपर हमारी पूरी जो इंडियन फिलॉसफी है वो आधारित है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूँगा कि ब्रांचेस। अच्छा, फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन, ये बोला जाता है कि जो जितने भी और सारे सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन आए हैं वो सब फिलॉसफी से आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फिलॉसफी होता है लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो हर किसी सब्जेक्ट में वही चाहिए होती है। आप चाहे हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, तो ये सब लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो फिलॉसफी जो है हर सब्जेक्ट की मदर है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो, जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट में बीए करें, एमए करें, उसके बाद एमए के बाद जो डिग्री होती है वो एमफिल होती है। तो आपने सोचा एमफिल का मतलब क्या है, और उसके बाद होती है पीएचडी। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी। तो किसी भी सब्जेक्ट में हम करें तो उसको हम मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी क्यों बोल रहे हैं? या फिर पीएचडी की बात करूँ, किसी भी चीज़ की हम डेप्थ में जाते हैं तो उसको पीएचडी बोलते हैं, यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी वर्ड हर किसी उसमें आ रहा है, हाईएस्ट जो डिग्री है उनमें किसी भी सब्जेक्ट को हम फिलॉसफी बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फिलॉसफी, जैसे मैंने बताया, कि किसी भी चीज़ की रियलिटी को जानना, और रियलिटी जानने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ की गहराई में, डेप्थ में हम जब एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को, तो वही फिलॉसफी है। तो और जितने भी सब्जेक्ट हैं फिलॉसफी की ही ब्रांच है। और सबसे करीब जो, सबसे मैं महत्वपूर्ण, सबसे करीब जो पार्ट मानूंगा फिलॉसफी का, वो होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। उसकी चर्चा करना मैं भूल गया अभी आपसे। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो जो भी बिहेवियर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आपने मुझे ऑब्जर्व किया होगा, तो ये मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और मेरा थॉट प्रोसेस, और माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे हम कर सकते हैं। और हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिहेवियर ऑब्जर्व करना है तो आप अपनी आँखों से, कान से सुन के, टच करके, ये सब आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और माइंड को ऑब्जर्व करना यानी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, यानी जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो वो सब मेरे बिहेवियर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ। तो अल्टीमेटली बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ही साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिलॉसफी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी फिलॉसफी ले लें, जितनी भी, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, तो इसमें साइकोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी से ही हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर को, हम ऐसा सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं ऐसा, हम कोई काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, वही काम क्यों कर रहे हैं, कोई और काम क्यों नहीं कर रहे, हम कोई काम डर रहे हैं किसी काम को करने में, या हमें आलस आ रहा है, तो वो सब को देखना, ऑब्जर्व करना अपने आप को, दूसरों को, तो वही साइकोलॉजी है। और अभी इस समय साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मार्केटिंग हो कि भाई एडवर्टीज़मेंट किस तरह से बनाए जाएँ कि ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करे, वो क्रिमिनोलॉजी हो गई कि भाई क्रिमिनल्स की स्टडी करना कि वो ऐसा क्राइम क्यों बढ़ रहा है, कोई वो पर्टिकुलर क्राइम क्यों कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ में साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस है। और मेंटल इलनेस भी बहुत बढ़ गई हैं, जैसा कि आप जानती हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा ये साइकोलॉजिस्ट का स्कोप है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं और अपने जो मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, अवेयर हैं। तो यही सब है। और अब मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगा। स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिट का जो कंसेप्ट है कि आत्मा, मतलब कि एक पर्टिकुलर शरीर में कुछ आत्मा होती है जो मरने के बाद निकल जाती है, तो ऐसा कुछ स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग की अगर मैं बात करूं, जो हिंदी में अनुवाद है वो अध्यात्म। अध्यात्म यानी आत्म अध्ययन, यानी कि नॉलेज ऑफ सेल्फ, या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मावलोकन। तो अध्यात्म और कुछ नहीं है कि भाई हम अध्यात्म को काफ़ी सारे रिचुअल्स से जोड़ देते हैं, या फिर किसी
पर्टिकुलर धर्म से जोड़ देते हैं, किसी आइडियोलॉजी से जोड़ देते हैं। तो अध्यात्म वो सब नहीं है। अध्यात्म सिंपल सा है, अपने आप को जानना, आत्मावलोकन करना, यानी कि अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट करना, वही अध्यात्म है। और अध्यात्म के लिए, अध्यात्म की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बिना हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते। फिलॉसफी का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम खुद को देखेंगे तो उसमें लॉजिकली देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम देख रहे हैं उसकी क्या रियलिटी है, एक्चुअल में क्या जो हमें दिख रहा है वो सच है कि नहीं। और साइकोलॉजी यानी कि अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जान पाएंगे। तो वही सब कुछ है। तो जो अल्टीमेट गोल है इसका, अध्यात्म का, वो है मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ यानी कि अहम, अपने अहंकार से मुक्ति, वही वो है अध्यात्म। और अध्यात्म का मैं जो सबसे आध्यात्मिक होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ वो है हमारे वेद जो हैं, हमारे उपनिषदों को पढ़ना, वेदांत फिलॉसफी को समझना, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, इन सबको पढ़ना, हमारे उपनिषदों को। और सबसे जो मेन है, सबसे उपयोगी हमारे लिए, वो है श्रीमद् भगवद गीता। वो उसमें सब हर चीज़ का सार है, सारे उपनिषदों का सार है उसमें, और सबसे हाईएस्ट दर्जा दिया जाता है। जितने भी हमारे इंडियन फिलोसोफर्स जो मैंने बताया, जैसे स्वामी विवेकानंद या आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तो इन सब ने गीता की सबसे ज़्यादा महत्ता बताई है। तो स्वामी विवेकानंद ने तो यह भी कहा है कि गीता जो है वो, अगर हम सारे उपनिषदों को फूल माने तो गीता उन फूलों से सजे हुए एक गुच्छे की तरह, यानी कि उपनिषदों का पूरा जो सार है वो गीता में। और गीता बात करती है निष्काम कर्म की, तो वो किसी और वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। तो यही मैंने फ़िलॉसफ़ी के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा। और धर्म जो आजकल जो प्रचलित धर्म है वो हमने रिचुअल्स को ही हमने धर्म समझ लिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम रिचुअल्स को छोड़ के यदि हम फिलॉसफी को पढ़ेंगे तब हमें धर्म की एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी कि धर्म क्या है और इसका क्या पर्पज़ है। तो वही सब है। और तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और धन्यवाद। और किसी और टॉपिक पे डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।